हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे दोस्तों हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे। हमने राष्ट्रपति को पढ़ा दोस्तों। उसके बाद हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत भी हमने दोस्तों राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को पढ़ा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को पढ़ा, सैन्य शक्तियाँ देखी हमने, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को पढ़ा और हमने वित्तीय शक्तियाँ देखी थी। यानी आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। किसके बारे में हम बात करेंगे? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी जब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे तो जो आपातकालीन टॉपिक है यानी इमरजेंसी टॉपिक है, इमरजेंसी प्रोविज़न, उसको कंप्लीट रूप से हम यहीं पर देखेंगे। यानी अगर हम आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। यानी अगर हम आपातकाल की बात करते हैं तो ये जो आपातकाल का प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 18 में इसका प्रावधान किया गया। कहाँ किया गया है? यानी भारतीय संविधान के भाग 18 में इसका प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसका प्रावधान किया गया है। यानी ये जो आपातकाल का प्रावधान है, इस आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 तक इसका प्रावधान कर दिया गया है। यानी अगर हम आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल को संविधान में जोड़ने के क्या उद्देश्य रहे? उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो क्या उद्देश्य रहे होंगे? यानी अगर हम आपातकाल को संविधान में जोड़ने के उद्देश्य की बात करें तो इससे क्या होगा? इससे संविधान की रक्षा होगी और भारत की संप्रभुता, एकता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, इसको क्या होगा? ये दोस्तों क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। यानी अगर हम भारतीय संविधान निर्माताओं के उद्देश्य की बात करें कि भारतीय संविधान में आपातकाल प्रोविज़न को जोड़ने के क्या उद्देश्य रहे थे उनके, तो इससे दोस्तों स्पष्ट होता है कि इससे संविधान की रक्षा की जाएगी, भारत की संप्रभुता की रक्षा की जाएगी, भारत की एकता अखंडता की सुरक्षा की जाएगी और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा की जाएगी। तो इसके पीछे अनेक उद्देश्य रहे थे। अगर हम बात करें दोस्तों आपातकाल की, आपातकाल के समय भारत का जो स्वरूप है, भारत के स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो भारत के स्वरूप में क्या परिवर्तन होगा? यानी अगर हम आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल के समय भारत का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर हम भारत के स्वरूप की बात करते हैं तो भारत का स्वरूप कैसा है? भारत का स्वरूप संघात्मक है, लेकिन आपातकाल के समय किस में परिवर्तित हो जाता है? ये एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो भारतीय स्वरूप समय के अनुसार, भारत का जो स्वरूप है वो समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यानी सामान्य परिस्थितियों में भारत का स्वरूप
संघात्मक है, फेडरेशन है, जबकि विशेष परिस्थितियों में या आपातकाल के दौरान भारत का स्वरूप कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाता है। तो हमारे यहाँ पर राज्य अलग कानून बना सकता है और केंद्र अलग, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन जैसे ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो फिर भारत का स्वरूप कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। क्योंकि राज्य किसके अधीन आ जाते हैं, केंद्र के अधीन आ जाते हैं। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाने लगती है। तो भारत का स्वरूप आपातकाल के समय कैसा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी भारत का स्वरूप कैसा है, परिवर्तनशील है। ये क्या है, समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अगर हम आपातकाल की बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है। इसमें हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया। नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, यानी 3 प्रकार के आपातकाल की बात भारत के संविधान में की गई है। उसमें हमारा पहला राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है अनुच्छेद 352 में। दूसरा है हमारा संवैधानिक तंत्र की विफलता। किसकी? संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है, या जिसको आम भाषा में हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं इसको। और अन्य नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसको राज्य आपातकाल भी कहते हैं, या संवैधानिक आपातकाल भी इसको कहा जाता है। और इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में कर रखा है। तीसरा हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान कर रखा है। यानी अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार से आपातकाल की बात की गई है, यानी 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कर दिया गया है। दूसरा संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल की बात की गई है, जिसको हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, या फिर हम राज्य आपातकाल कह सकते हैं, संवैधानिक आपातकाल कह सकते हैं। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में कर दिया गया है। जबकि तीसरे प्रकार का आपातकाल है हमारा वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में कर दिया गया है। यानी अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की बात की गई है और 3 प्रकार के आपातकाल की बात भारतीय संविधान में की गई है। दोस्तों अगर हम आपातकाल की बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर किसकी बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। किसकी बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसके भी कितने आधारों का उल्लेख किया गया है, यानी कि भारत में 3 आधार बताए गए हैं किसके, राष्ट्रीय आपातकाल के। यानी अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो 3 आधार के कारण ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कौन कौन से आधार है, युद्ध की स्थिति के समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। युद्ध की स्थिति बन जाती है
या बनने की संभावना है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत का किसी देश के साथ युद्ध होने वाला है या युद्ध होने की संभावना है, तो संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दूसरा है बाह्य आक्रमण की स्थिति में यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर सकता है या करने वाला है या कर दिया है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी भारत की ही जनता हाथों में हथियार लेकर सरकार के विरुद्ध में विद्रोह करने लगती है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी कर संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दोस्तों, ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, ये मूल संविधान का भाग नहीं है, बल्कि इसको जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। यानी पहले इस सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या था? इसकी जगह आंतरिक अशांति शब्द था। क्या था? आंतरिक अशांति शब्द था। यानी मूल संविधान की जब हम बात करते हैं तो मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और ये जो आंतरिक अशांति शब्द था इसको हटाकर इसकी जगह क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। यानी भारत के ही लोग हाथों में हथियार लेकर सरकार का विरोध करने लगे या सरकार के विरुद्ध क्या है, विद्रोह करने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी कर संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति युद्ध की स्थिति बनती है या बाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है तभी भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। यानी अगर इसकी स्थिति यानी पैदा होने भी, यानी अगर ऐसा राष्ट्रपति को महसूस होता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तब भी महसूस होने के आधार पर भी भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। यानी अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति या तो संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया था कि भारत का राष्ट्रपति भारत के किसी विशेष भूभाग पर क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि संपूर्ण भारत में लगाएगा या भारत के किसी हिस्से में। राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार हैं कि राष्ट्रपति किसी विशेष स्थान पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है दोस्तों। और यह प्रावधान कब किया गया था? यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ऐसा प्रावधान कर दिया गया था। ये जो आपातकाल प्रावधान है दोस्तों, इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। यानी अगर हम बात करें तो 38वां संविधान संशोधन किया गया था 38वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में। और ये जो आपातकालीन प्रावधान है यानी कि राष्ट्रीय आपात है, इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। न्यायिक समीक्षा से क्या कर दिया गया था? न्यायिक समीक्षा से दोस्तों इसको बाहर कर दिया गया था। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, और इसके माध्यम से ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है,
इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया। किसके दायरे में रखा गया? न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया। यानी 38वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में, और इसके माध्यम से ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। लेकिन उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है और 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल को किसके दायरे में रखा गया? न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया। यानी कोई राष्ट्रपति मनमाने तरीके से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसकी जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों किस तरह से लगाया जा सकता है? यानी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा और संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा और जैसे ही राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करेगा तो संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। और ये आपातकाल कितने महीने तक लगा रहेगा? ये 1 महीने तक लगा रहेगा। यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई युद्ध की स्थिति बन गई है या बाह्य आक्रमण हो गया है या सशस्त्र विद्रोह के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि लोग विद्रोह करने लगे हैं भारत सरकार के विरुद्ध या भारत के खिलाफ, तो फिर राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा और संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा। और ये कब तक लगा रहेगा दोस्तों? ये 1 महीने तक लगा रहेगा। यानी अगर हम पहले की बात करें, मूल संविधान की बात करें, तो ये टाइम कितना था? ये 2 महीने का टाइम था। यानी कि एक उद्घोषणा कब तक जारी रहती थी? 2 महीने तक जारी रहती थी। लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया था कब? 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। किसके माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि जब राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करेगा तो ऐसा जो घोषणा करेगा वो 1 महीने तक ही लागू रहेगी। यानी 1 महीने के बाद वो क्या है? समाप्त हो जाएगी यदि संसद के दोनों सदन उसे अनुमोदन नहीं करते। तो जब भी कोई राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा तो संपूर्ण भारत में आपातकाल लग जाएगा और वो कितने टाइम तक लगा रहेगा? 1 महीने तक लगा रहेगा। पहले कब तक लगा रहता था? पहले 2 महीने तक लगा रहता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे समाप्त करके 1 महीने के टाइम पीरियड को कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों राष्ट्रपति अपनी मर्जी से या अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करके भारत या संपूर्ण भारत में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। बल्कि ये कहा गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से कह दिया गया है कि राष्ट्रपति किसकी सिफारिशों पर लगाएगा राष्ट्रीय आपातकाल? राष्ट्रपति कैबिनेट की सिफारिशों पर। किसकी? कैबिनेट की सिफारिशों पर लगाएगा। यानी कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं तो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित सिफारिशें देता है, तभी भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। यानी अगर हम बात करें तो जैसे ही उद्घोषणा जारी करेगा 1 महीने तक लागू रहेगा। अगर 1 महीने से ज़्यादा तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू रखना है तो ऐसी परिस्थिति में संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से, किससे? संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं। तो ये जो 1 महीने की तिथि है, कितनी? 1 महीने की तिथि है, इसका विस्तार हो जाएगा और कितने महीने के लिए हो जाएगा? 6 महीने के लिए हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो संसद के दोनों सदन अगर विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्यीय संख्या का बहुमत, और क्या? और है उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3। यानी अगर हम बात करें कि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत
उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 से प्रस्ताव, यानी कि ये जो राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी की है इसका समर्थन करें, प्रस्ताव पारित करें इस संदर्भ में, तो ये जो 1 महीने की तिथि है दोस्तों वो 6 महीने में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 6 महीने के लिए विस्तरित हो जाता है, उसका क्या है, विस्तार हो जाता है। अगर हमें 6 महीने से भी आगे बढ़ाना है तो इसी तरह से संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से अनुमोदन करेंगे और ये क्या है, विस्तार होता रहेगा 6-6 महीने करके। क्या है, इसको कब तक बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है अनंत काल तक। कब तक, अनंत काल तक इसको क्या है, बढ़ाया जा सकता है। यानी संसद के अगर दोनों सदन विशेष बहुमत से अनुमोदन करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल को 6-6 महीने करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कोई दोस्तों टाइम नहीं है कि 3 वर्षों तक या 10 वर्षों तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, बल्कि अनंत काल तक क्या है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन लगाया किस परिस्थिति में जा सकता है दोस्तों, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। और दोस्तों राष्ट्रपति 1 महीने के लिए उद्घोषणा जारी करेगा अगर संसद के दोनों सदन 6-6 महीने के अंतराल पर क्या है, अनुमोदन करते रहेंगे, प्रस्ताव पारित करते रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। कब तक, अनंत काल तक दोस्तों क्या है, इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों आपातकाल की, राष्ट्रीय आपात की, तो इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्ति की अगर हम बात करें, किस तरह से इसको क्या है, समाप्त किया जा सकता है। समाप्ति की हम बात करते हैं, समाप्ति की बात करते हैं तो ये कहा गया है संसद के द्वारा अनुमोदन ना किए जाने पर, अनुमोदन ना किए जाने पर, यानी संसद अगर अनुमोदन ना करे, ये कहा गया है कि संसद के अगर दोनों सदन विशेष बहुमत से अनुमोदन करते हैं तो इस तरह से क्या है, ये बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर हम मूल संविधान की बात करें दोस्तों तो मूल संविधान में ये कहा गया था कि साधारण बहुमत से अगर संसद के दोनों सदन समर्थन में दोस्तों अनुमोदन करते हैं तो 6-6 महीने करके इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि भाई संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से अनुमोदन करेंगे, ये प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन ये भी है दोस्तों, संविधान में ये भी लिखा गया है कि अगर इस बीच में दोस्तों लोकसभा भंग हो जाती है, क्योंकि लोकसभा दोस्तों स्थायी सदन नहीं है, अगर ये इस बीच में भंग हो जाती है तो ये कहा गया है जैसे ही नई लोकसभा निर्वाचित होकर आएगी तो 1 महीने के अंदर उससे क्या है, अनुमोदन लेना पड़ेगा, तब क्या है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर लोकसभा भंगे तो राज्यसभा 6-6 महीने करके अनुमोदन देती रहेगी, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा गठित होकर आएगी उससे भी क्या है, 1 महीने के अंदर अनुमोदन लेना पड़ेगा, वो भी क्या है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, तब जाकर क्या है, इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर हम आपातकाल की समाप्ति की बात करते हैं तो संसद के दोनों सदन अगर अनुमोदन न करें तो राष्ट्रीय आपातकाल स्वयं समाप्त हो जाता है, या राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को वापस ले ले। जो भी राष्ट्रपति ने अनाउंसमेंट किया है, जो भी उद्घोषणा की है, उसको क्या कर ले, वापस ले ले, तब भी क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तीसरी परिस्थिति ये कहती है कि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तब भी क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएं, अगर सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास जाएं और राष्ट्रपति को आवेदन सौंपें, और राष्ट्रपति क्या है, 14 दिनों के भीतर क्या है, लोकसभा की बैठक बुलाएगा और लोकसभा के 1/10 सदस्य, यानी कि अगर साधारण बहुमत से क्या है, लोकसभा प्रस्ताव पारित कर देती है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाता कौन है, भारत का राष्ट्रपति लगाता है।
किसकी सिफारिशों पर लगाता है? कैबिनेट की लिखित सिफारिशों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन समाप्त कैसे किया जाता है? संसद अगर अनुमोदन न करे तब भी अपने आप समाप्त हो जाएगा, राष्ट्रपति ने जो उद्घोषणा की है उसको वापस ले ले तब भी समाप्त हो जाएगा, या फिर क्या है, लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तब भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय किसके राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या प्रभाव पड़ेंगे, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेंगे? कहा गया है केंद्र को राज्य की, यानी केंद्र को राज्य की प्रशासनिक वित्तीय और विधायी शक्तियों पर क्या हो जाता है दोस्तों? नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो दोस्तों राज्य किसके अधीन आ जाता है? केंद्र के अधीन आ जाता है। यानी केंद्र को राज्य की प्रशासनिक शक्तियों की बात करें, वित्तीय शक्तियों की बात करें या विधायी शक्तियों की बात करें, उन पर क्या हो जाता है? नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। और क्या क्या हो जाता है दोस्तों? क्या क्या प्रभाव पड़ता है इससे? लोकसभा और क्या है? विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? यानी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह कहा गया है कि आपातकाल के समय लोकसभा का यदि कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा तो 6 महीने के अंदर अंदर इसको क्या है? भंग कर दिया जाएगा, यानी लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी था दोस्तों 1971 में जो 5वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 1977 तक कर दिया गया था। कौन सी लोकसभा को? 5वीं लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था और इसका कार्यकाल 1971 से 1977 तक रहा। तो लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और क्या प्रभाव पड़ता है? भारत की व्यवस्था संघात्मक से कैसी हो जाती है? एकात्मक हो जाती है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत की जो व्यवस्था है या भारत का जो स्वरूप है कैसा हो जाता है दोस्तों? संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। और क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? अनुच्छेद 250 में ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है? संसद के पास आ जाता है। यानी अनुच्छेद 250 ये कहता है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार के पास आ जाता है, यानी कि राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाती है। लेकिन ये कहा गया है जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा तो वो जो कानून, जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून हैं, 6 महीने के अंदर अंदर उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 250 में किया गया है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों आपातकाल के समय प्रभाव की, अगर हम बात करते हैं तो केंद्र को क्या है, राज्य के अधीन आ जाते हैं। केंद्र क्या है, राज्य क्या है दोस्तों, केंद्र के अधीन आ जाते हैं और राज्य की प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियों पर केंद्र को नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। लोकसभा, विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत की व्यवस्था संघात्मक से एकात्मक हो जाती है। अनुच्छेद 250 कहता है कि 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाता है। दोस्तों मौलिक अधिकारों पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? यानी अगर हम अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 358 कहता है कि यदि राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगता है, कैसी परिस्थिति में लगता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 19 कौन सा? अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। यानी अगर हम 358 की बात करते हैं तो 358 आर्टिकल ये कहता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगता है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति को अलग से उद्घोषणा जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही ऐसी परिस्थितियों में आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन 359 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी कर सभी या कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। यानी अनुच्छेद 358 ये कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 359 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी कर सभी या कुछ मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा, सभी या कुछ मौलिक अधिकारों को क्या है? निलंबित कर सकता है। लेकिन 358 ये कहता है कि अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगता है तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन 359 क्या कहता है? 359 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा, अलग से उद्घोषणा जारी करेगा और राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है या कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन दोस्तों 44वां संविधान संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और इसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। यानी यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगता है या किसी और परिस्थिति में लगता है तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि आपराधिक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जाएंगे। ये किसके माध्यम से ऐसा प्रावधान कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ऐसा प्रावधान कर दिया गया था। अगर हम भारत की बात करते हैं दोस्तों तो भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है?
यानी अगर हम बात करें तो अब तक 3 बार भारत में क्या लगा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कितनी बार लगा? 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपात लगा है। पहले कब लगा था? सबसे पहले 1962 में लगा था, चीनी आक्रमण के समय। जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था उस समय 1962 में लगाया था। उस समय कौन थे भारत के राष्ट्रपति? उस समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये जो 1962 का था दोस्तों, ये 1968 तक चलता है। उसके बाद कब लगता है? 1971 में लगता है, जब पाकिस्तान ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी। बीवी गिरी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। और ये जो आपातकाल है दोस्तों 71 से 1977 तक लागू रहता है। और उसके बाद कब लगाया गया था? 1975 में लगाया गया था। किसके कारण? आंतरिक अशांति के कारण। किसके? आंतरिक अशांति के कारण भारत में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। यानी अगर हम बात करें तो अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। एक 1962 में लगाया गया था चीनी आक्रमण के द्वारा, 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। लेकिन अभी तक दोस्तों भारत में सशस्त्र विद्रोह के कारण एक भी बार राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा, बल्कि ये जो लगाया गया था ये आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। इंदिरा गांधी के एक फ़ोन कॉल के जरिए फखरुद्दीन अली अहमद ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। तो दोस्तों यहीं पर क्या है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि जब तक कैबिनेट अपनी लिखित सिफारिशें नहीं देगा तब तक भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएगा। यानी अगर प्रधानमंत्री अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति से कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाइए, तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएगा जब तक मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिशें भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं सौंपेगा। तब तक भारत का राष्ट्रपति भारत के किसी भी हिस्से संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएगा। तो अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार लगाया गया है। 2 बार आक्रमण के समय लगाया गया है और 1 बार आंतरिक अशांति के द्वारा क्या है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए।